हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंपेरिकल फॉर्मूले की। इंपेरिकल फॉर्मूला कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से ही रिलेटेड है। बस इंपेरिकल फॉर्मूले की जो खास बात है, जो उसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से अलग करती है, वो ये है कि इंपेरिकल फॉर्मूला किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की सिंपलेस्ट फॉर्म है। राइट, सिंपलेस्ट फॉर्म है। मेरा मतलब क्या है कि जैसे आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जिसका फॉर्मूला होता है H2O2। राइट, ये इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। राइट, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर मैं इसके इंपेरिकल फॉर्मूले की बात करूं, इंपेरिकल फॉर्मूले का मतलब होगा कि इसके सिंपलेस्ट फॉर्म से मेरा मतलब है कि हमें सिर्फ इसके H और O का रेशियो बताना है कि मतलब H और O के जो एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स, उनका रेशियो क्या है। राइट, तो रेशियो के लिए अगर मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं तो कॉमन लीजिए। बस एक बात ध्यान रखना कि ये होल नंबर में ही आना चाहिए, मतलब ऐसा कोई डिजिट कॉमन लेना है जिससे ये होल नंबर में ही रहे, पॉइंटों में ना आए। तो अगर मैं दो कॉमन लूं यहां से H2O2 से, तो ये बन जाएगा HO। तो ये हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। राइट, इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की सिंपलेस्ट फॉर्म है इंपेरिकल फॉर्मूला। अगर आपसे कोई पूछे कि इंपेरिकल फॉर्मूला आपको क्या बताता है, तो आप कहोगे इंपेरिकल फॉर्मूला हमें रेशियो बताता है एलिमेंट्स का, एटम्स का रेशियो बताता है। जैसे H2O2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इंपेरिकल फॉर्मूला HO है। इससे हमें यह पता लगा कि H और O के नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो 1:1 है। मतलब जितने H होंगे उतने ही O होंगे। राइट, ये अगर किसी का एम्पेरिकल फॉर्मूला ये है तो हमें यहां से ये पता लगा कि जितने H हैं उतने ही O होंगे। अगर 4 H है तो 4 O होंगे, 5 H है तो 5। बट हमें ये नहीं पता कि वहां क्या है। बस हमें इंपेरिकल फॉर्मूले से इस बात की इंफॉर्मेशन मिलती है कि वहां उस मॉलिक्यूल में, उस कंपाउंड में जो एटम्स प्रेजेंट है उनका रेशियो क्या होगा। हम ये नहीं बता सकते एम्पेरिकल फॉर्मूले से यहां क्या आएगा। राइट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका रियल स्ट्रक्चर बताता है, या आई मीन टू से नॉट स्ट्रक्चर, उसकी रियल फॉर्म बताता है। वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें एग्जैक्टली बताता है कि वहां कितने एटम्स प्रेजेंट है। एम्पेरिकल फॉर्मूले से हमें रेशियो पता लगता है। ओके, अगली बात, अगर मैं कहूं H2O मेरे पास है, H2O का H2O किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला बताइए। तो ऑब्वियसली आप यहां से कुछ कॉमन नहीं ले सकते। राइट, जो ये है ये सिंपलेस्ट फॉर्म ही है, तो यही इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी होगा। जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला। ओके, चलिए एक दो एग्जांपल और करते हैं। तो अगर मेरे पास ग्लूकोज है जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, पहले तो गैस कीजिए ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है या इंपेरिकल फॉर्मूला। ऑब्वियसली ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। राइट, हम कॉमन ले सकते हैं यहां से। ओके, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है तो। राइट, वो जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है उसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है। तो अगर हम इससे 6 कॉमन ले तो बन जाएगा C1H2O1। 6 कॉमन ले लिया यहां से, तो ये बन गया इंपेरिकल फॉर्मूला। राइट, सो इंपेरिकल फॉर्मूला इज नथिंग बट ए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए molecular formula. Empirical formula represents the the ratio of number of atoms present in a compound. It is simply represent the ratio of atoms. Right, ये atoms का रेशियो दर्शाता है। जैसे यहां से हमें ये पता लगेगा कि हमें नहीं पता ये क्या है, पर जो भी ये है उसमें जितने कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन होंगे। राइट, और जितने कार्बन है उतने ही ऑक्सीजन होंगे। यहां से हमें ये पता लगता है बच्चों। ओके, चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो हम कह सकते हैं इट इज द केमिकल फॉर्मूला। ये वो केमिकल फॉर्मूला है जो रिप्रेजेंट करेगा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा
वो उस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। कभी कभी एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है वही उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी होता है, वही केमिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बन जाता है, राइट। बट हमेशा ऐसा नहीं होगा। ओके बच्चों, चलिए तो इस डेफिनेशन को राइट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब बच्चों करते हैं मेन मुद्दे की बात। एग्जाम में या किसी कंपटीशन टेस्ट में आपसे किसी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट्स एलिमेंट की परसेंटेज बता देगा और वो परसेंटेज देकर आपसे पूछेगा अब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बताइए। ओके, जैसे एक कंपाउंड मान लो धरती से निकाला या कहीं से भी किसी को मिला, उसमें उसने कहा कि सोडियम इतने परसेंट है, सल्फर इतने परसेंट है, ऑक्सीजन इतने परसेंट है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये परसेंटेज बाय मास गिवन है, वो आपसे बताएगा नहीं है बाय मास है, बट जब भी आपसे कोई एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए परसेंटेज देगा, वो परसेंटेज हमेशा W बाई W होगी। ओके, और मेरे ख्याल से मेरे किसी स्टूडेंट को इस बात में कोई डाउट नहीं होगा कि परसेंटेज W बाई W क्या होता है। इसका मतलब, चलो अगर डाउट भी है तो अब क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब उस कंपाउंड को अगर हम 100 ग्राम लेते हैं तो 100 ग्राम में 29.11 ग्राम सोडियम होता है, राइट। उस 100 ग्राम में 40.51 ग्राम सल्फर होता है, उस 100 ग्राम में 30.38 ग्राम ऑक्सीजन होता है, राइट। अब परसेंटेज देकर आपको बताना है कि इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, या निमोनिक्स बताते हैं, आपको वो फॉलो करना है। निमोनिक्स क्या है? परसेंटेज टू मास, mass to moles, mass to moles divided by small multiplied till whole, divided by small multiplied till whole, multiply till whole। देखिए, पहले एक बार से दोबारा से इस निमोनिक्स को, इस ट्रिक को याद करते हैं। परसेंटेज टू मास, मास टू मोल्स, मल्टीप्लाई बाय, डिवाइडेड बाय स्मॉल, मल्टीप्लाई टिल होल। ओके, आई एम सॉरी, एक बार रिपीट करते हैं। परसेंटेज टू मास, मास टू मोल्स, डिवाइडेड बाय स्मॉल, मल्टीप्लाई टिल होल। इससे आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। लेट्स सी इस बात को हम अप्लाई कैसे करें। अप्लाई कैसे करें ये देखिए। सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, राइट। अरे ये यहां सही है, या यहां सही है, यहां से ये टेबल बनाएंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते टाइम अब हमेशा एक टेबल बनाएंगे सबसे पहले, राइट। यहां पे आप लिख लीजिए जो जो एलिमेंट है उसमें सोडियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, ये लिख लिया। चलिए गड़बड़ हो गई यार, चलिए खैर इतना हमें ये करना पड़ेगा। सबसे पहले एलिमेंट लिख लीजिए, सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन, फिर लिखिए परसेंटेज। परसेंटेज, इसकी परसेंटेज कितनी गिवन है? 29.11, इसकी परसेंटेज है 40.51, इसकी परसेंटेज है 30.38। परसेंटेज टू मास, मास का मतलब इन सब का एटॉमिक मास। सोडियम का एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास। सोडियम का एटॉमिक मास 23, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। परसेंटेज टू मास हो गया। मास टू मोल्स, अब इसके मोल निकालिए। मोल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? वेट अपॉन परसेंटेज को ही हमने मास मान लिया, इतना ही वेट है उस कंपाउंड का, वहां हमने मान लिया। इसको 29.11 बाई 23 मोल्स निकाले। सल्फर के कैसे निकालेंगे? 40.51 अपॉन 32। ऑक्सीजन के कैसे निकालेंगे? 30.38 बाई 16। परसेंटेज टू मास, मास टू मोल्स, मोल्स तक पहुंच गए, डिवाइडेड बाय स्मॉल। अब जब आप मोल्स निकालोगे तो इनका डिवाइड करने के बाद जो वैल्यूज आएगी वो आएगी 1.266, 1.266, 1.897, 1.897।
ओके, परसेंटेज टू मास, मास टू मोल्स, हम यहां पहुंच गए। डिवाइडेड बाय स्मॉल, इन डिवाइड करने के बाद जो सबसे कम मोल्स आए हैं, जो सबसे कम वैल्यू है, उसको सबसे डिवाइड कर दोगे। 1.266 सबसे छोटी वैल्यू है, तो इसको भी, इसको भी, इसको भी, तीनों को डिवाइड कर दोगे तो 1.266 अपॉन 1.266, 1.266 अपॉन 1.266, 1.897 बाई 1.266। ठीक है बच्चों, यहां से हमारा आएगा 1.5, इसकी वैल्यू आएगी 1, इसकी 1, इसकी आएगी 1.5। ओके, चलिए, डिवाइडेड बाय स्मॉल, मल्टीप्लाई टिल होल। अब छोटी सी छोटी ऐसी डिजिट बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये फॉर्मूला होल नंबर में बदल जाए। ये होल नंबर है, ये होल नंबर है। 1.5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये होल नंबर मतलब फ्रैक्शन हट जाए, 2 से 3 आ जाएगा। छोटी से छोटी वैल्यू देखनी है, तो होल नंबर लाने के लिए हमको इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2, ये 2 और ये बन गया 3। राइट, फाइनल हमारा आंसर आएगा Na2 यहां से, S2 यहां से, O3, O3, दैट्स इट। ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है। मे बी ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हो, बट फिलहाल हम कहेंगे ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है। एक और प्रॉब्लम करते हैं बच्चों, उससे पहले ये लाइन जरूर याद रखें, परसेंटेज टू मास, मास टू मोल्स, डिवाइडेड बाय स्मॉल, मल्टीप्लाई टिल होल। परसेंटेज टू मास, मास टू मोल्स, डिवाइडेड बाय स्मॉल, मल्टीप्लाई टिल होल। तब तक मल्टीप्लाई करें जब तक वो होल नंबर ना आ जाए। एक और प्रॉब्लम करते हैं, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों, एम्पेरिकल फॉर्मूला, सबसे पहले वही अपना निमोनिक्स दोहराते हैं। परसेंटेज टू मास, मास टू मोल्स, डिवाइडेड बाय स्मॉल, मल्टीप्लाई टिल होल, आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। चलिए, यूरेनियम इतने परसेंट है, ऑक्सीजन इतने परसेंट, एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, टेबल में सबसे पहले यहां लिख दिया यूरेनियम, यहां लिख दिया ऑक्सीजन, और ऊपर ये लिख दिया एलिमेंट। ये एलिमेंट है जो हमारे पास है। राइट, सबसे पहले क्या लिखेंगे? परसेंटेज लिखते हैं। परसेंटेज कितनी है? 84.82, ऑक्सीजन है 15.18। राइट, परसेंटेज टू मास का मतलब एटॉमिक मास लिखेंगे, यानी एटॉमिक मास इसका 238, इसका 16 ऑक्सीजन का। राइट, मास टू मोल्स, एटॉमिक मास आ गया। अब इसके मोल निकालो। मोल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? वेट 84.82 बाई 238, यह आ जाएगा 15.18 बाई 16। ठीक है, इसका रेशियो निकालेंगे, यहां से आएगा 1 और 0.94, 0.3, 0.9, ये आ गया। ओके, डिवाइडेड बाय स्मॉल, इनमें से जो छोटा है 0.3 और 0.9 में से, उसे डिवाइड करेंगे। ओके, डिवाइड करेंगे तो कौन सा छोटा है? 0.3, यानी 0.3 को इससे भी और 0.3 को इससे भी, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3। मल्टीप्लाई करने की, मल्टीप्लाई टिल होल, ऑलरेडी होल नंबर है तो क्यों मल्टीप्लाई करें? तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा UO3। ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया, UO3। ओके बच्चों, चलिए एक बार लास्ट फिर दोबारा दोहराते हैं। परसेंटेज टू मास टू मोल्स, डिवाइडेड बाय स्मॉल, मल्टीप्लाई टिल होल। ये हमारे एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने की टेक्निक है, निमोनिक्स है, शॉर्टकट है। अब बच्चों सवाल उठता है कि हमने अब सवाल उठता है बच्चों, अगर आपके हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला है और उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूले को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। ओके, तो कैसे बताएंगे एम्पेरिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? देखिए बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2O2, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? सिंपलेस्ट रेशियो, 2 कॉमन ले लेते हैं। ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो हम क्या करें एम्पेरिकल फॉर्मूले के साथ कि वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाए? HO के साथ क्या करें कि वो H2O2 बन जाए? तो उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे सारे एलिमेंट्स को। ओके, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बन सकता है ना?
ओके, यानी हमारे एम्पेरिकल फॉर्मूला को किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करने पर वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में बदल जाएगा या बदल जाता है। ओके, तो यहां से मैं एक बात कह सकता हूं कि n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, जो n यहां 2 था, राइट, वैसे ही n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब अगली जो समस्या है वो ये है कि n का पता कैसे लगेगा, राइट। इसके लिए अलग अलग टाइम में न्यूमेरिकल में या जो प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी उसमें उसको देखकर हम इस n का पता लगाएंगे। जैसे n का पता यहां कैसे लगाया जा सकता है, मास से, एम्पेरिकल मास, जैसे मॉलिक्यूलर मास होता है वैसे ही एम्पेरिकल मास, मैं इसको हटा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, देखो n की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, इसका मास कितना है, 2 प्लस 32 34 और इसका है 70, राइट, इसका 34 इसका 70, राइट। तो अगर मैं 34 को 17 से डिवाइड कर दूं तो 2 आएगा, मतलब ये इससे ट्वाइस है, यहां से ये n की वैल्यू है, n की वैल्यू है, इसको ट्वाइस करेंगे तभी तो ये बनेगा। ये हमें कैसे पता लगा, क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर मास और एम्पेरिकल मास गिवन था। तो n निकालने का एक ये भी तरीका है कि n कुछ और नहीं बल्कि क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। ये ओनली, इट्स नॉट द ओनली वे, हमारे पास और भी मेथड्स हैं जो टाइम आने पे हम बात करेंगे। फिलहाल हम कह सकते हैं कि n को ऐसे निकाला जा सकता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है उसका जो मास होगा उसको हम एम्पेरिकल मास कहेंगे। सो n इज आल्सो इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। एक और फॉर्मूला जो आपको जगह जगह देखने को मिलेगा वो है मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इस टॉपिक का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही, यहां पे हम सबसे पहले बात करेंगे वेपर डेंसिटी होती क्या है। ओके, वेपर डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है, ये क्या होती है। देखिए बच्चों, वेपर डेंसिटी हमने कैसे डिफाइन की, हम का मतलब हम इंसानों ने। ओके, वेपर डेंसिटी हम इंसानों ने कैसे डिफाइन की कि ये रेशो है, इट इज द रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए गैस, डेंसिटी ऑफ ए गैस एट एसटीपी। बहुत कंसेप्ट से भरा हुआ है, ये छोटा सा टॉपिक है वैसे तो, बट इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखना। मैं नहीं चाहता आपको ये फॉर्मूला रटा हो, मैं चाहता हूं ये फॉर्मूला आपको पता रहे कि ये कहां से आया है, जो हम लास्ट में लेके आएंगे। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ए गैस एट एसटीपी अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। तो वेपर डेंसिटी, किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी, जैसे आप कहीं पे हो, जैसे आप जिस कमरे में बैठे हो वहां आपसे कोई आकर बताता है कि आपके इस कमरे में ऑक्सीजन की वेपर डेंसिटी इतनी है, तो याद रखें उस बताने वाले ने ऑक्सीजन की जो वेपर डेंसिटी आपको बताई है वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बताई है, क्योंकि वेपर डेंसिटी निकाली ही हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में जाती है, राइट, उसको आधार मानकर तब हम ये निकालते हैं। ओके, तो वेपर डेंसिटी क्या होती है किसी भी गैस की, इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए गैस एट एसटीपी एंड द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी, राइट, इट इज द रेशियो, ये इन दोनों का रेशियो है। अब आगे चलते हैं, ध्यान से समझना बच्चों। डेंसिटी डी लिखता हूं मैं, डी डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब किसका मास ऑफ ए गैस एट एसटीपी, खैर मास तो उतना ही रहेगा, मास ऑफ ए गैस, राइट, वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट एसटीपी, क्योंकि मास तो फिक्स ही रहेगा, वॉल्यूम कितना चेंज हो जाए, राइट, मास तो फिक्स रहेगा, तो मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है, मास ऑफ ए गैस एट एसटीपी। ओके, अगर आपके पास कुछ गैस है, एक डब्बे में गैस भर रखी है आपने, तो आप
किसी भी कंडीशन पे उसे लेके जाएं, उस डब्बे का मास सेम रहेगा। बट अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा अगर आपने कंडीशन बदली तो, राइट। ओके, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। ओके, प्रेशर एसटीपी रखना है तो वॉल्यूम चेंज करना पड़ेगा। जैसे आपने सपोज उसे हीट कर दिया उस डब्बे को, तो डब्बे का अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा। आपने कहा ये तो एसटीपी नहीं है, एसटीपी के लिए क्या करें, थोड़ा डब्बे को बड़ा कर देते हैं। प्रेशर बढ़ गया, डब्बा बढ़ने पर प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होने पर फिर दोबारा से एसटीपी आ गया, बट वॉल्यूम तो बढ़ गया ना गैस का। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं, कंफ्यूज नहीं हुए होंगे, और कंफ्यूज हुए हैं तो बताइए, कंफ्यूज हुए हैं दोबारा बात करेंगे हम इसकी। ओके, कमेंट में लिखिए या मैसेज कीजिए। मास ऑफ ए गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट एसटीपी। नीचे की, अगर नीचे वाले की बात करें न्यूमरेटर की, तो क्या है, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो क्या कह सकता हूं मैं, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी, ठीक है, राइट। मान लेते हैं आपके पास कोई गैस 1 मोल है। अब ध्यान से समझना, कंसेप्ट आ रहा है। मान लेते हैं कोई गैस आपके पास 1 मोल है, राइट। अगर कोई गैस आपके पास 1 मोल है, इसको मैं यहां लिख देता हूं और इसके नीचे से स्टार्ट करता हूं। मान लो कोई गैस 1 मोल है, तो 1 मोल का मास कितना होता है, जितना उस गैस का मॉलिक्यूलर मास। तो अगर आपके पास कोई गैस 1 मोल है, 1 मोल है, मैंने 1 मोल मान लिया, तो 1 मोल मान लिया आपके पास कोई गैस 1 मोल है, तो 1 मोल का मास होगा उसका मॉलिक्यूलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट एसटीपी। अगर 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, चाहे कोई भी गैस हो, 22.4 लीटर। ओके, अपॉन नीचे क्या लिखें, मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1 मोल है, हाइड्रोजन भी 1 मोल है, राइट। और अगर हाइड्रोजन 1 मोल है, 1 मोल है, तो उसका मास कितना होगा, कितना होगा, 2, अरे 2, हाइड्रोजन का 2 होता है 2 ग्राम पर मोल। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस है तो क्या है, कोई भी गैस हो उसका वॉल्यूम तो एसटीपी पे 22.4 ही होगा। ओके, मैं यहां थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूं, ये ऊपर वाले की कहानी है, ये है, राइट, ये है। ओके, यहां से ये कैंसिल आउट, तो वेपर डेंसिटी क्या आ गई, वेपर डेंसिटी, इस साइड चला जाऊं, कंफ्यूज तो नहीं हो गया, आपको सही लिखना है। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन, ये कैंसिल अपॉन 2। तो यहां से मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर आ गया, किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी। इस फॉर्मूले को जरूर याद रखोगे, बहुत बार एम्पिरिकल फॉर्मूले के साथ वो वेपर डेंसिटी देगा। वेपर डेंसिटी से आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास आपके पास आ गया, एम्पिरिकल मास आ गया, मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल मास से डिवाइड करोगे, n आएगा, और n से एम्पिरिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तक आप जाओगे। ओके, ये था बच्चों आज का टॉपिक, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी। ये फॉर्मूला यहां से आया है। थैंक यू वेरी मच।